Hey besties, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Prachi from the channel Literature with Prachi and देखो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए या नहीं। तो वोट जो है यस को मिला है, मतलब आप लोगों को चाहिए थी। सो हियर आई एम विद द स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर BGC 103 और बाकी के जो तीन जो सब्जेक्ट है उनके भी धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्लॉक 1 नहीं, 2 नहीं, सबसे पहले ब्लॉक 3 में आ जाओ। ब्लॉक 3 जो है आपका पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 3 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेक्शन A, B और C। और जो पोएट्री सेक्शन है ना, उससे तीनों में ही क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन A में भी और B में भी और C में भी। अब A में कैसे आते हैं? जो RTC क्वेश्चन होते हैं मेनली वो पोएम से ही आते हैं, और पोएम आपका ब्लॉक 3 में है ना। एंड सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, उसमें से भी जैसे कि क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, इमेजेस हो गया, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपको इस ब्लॉक पे काफी ध्यान देना है। और एक और चीज, ये काफी इजी भी है, आप इसे अगर चाहो ना तो एक दिन में भी खत्म कर सकते हो, ये इतना इजी ब्लॉक है। तो देखो इसमें आपके टोटल 4 यूनिट है, इनफैक्ट जितने भी ब्लॉक है ना उन सब में 4 यूनिट ही है। तो यूनिट 1 की अगर बात करें तो ये देखो, इसमें हमें सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ना है और इनकी पोएम्स के बारे में पढ़ना है। तो सरोजनी नायडू जो है, इनको हम लोग भारतीय कोकिला के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में कहूँ तो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी। तो अब देखो किसी कोई भी राइटर जो है उसके आप बर्थ या डेथ के बारे में, जो उसका डेट है उसे ट्राई करना याद करने का, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो उसका डेट याद, तो एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना है ना, उनके वर्क्स को याद रखना है, 1 से 2 वर्क एटलीस्ट याद कर लेना, ठीक है। तो और सरोजनी नायडू की अगर आप पढ़ोगे ना स्टोरी तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा वो, मुझे लगता है ये। अब देखो इनकी जो 3 पोएम्स है, पेलंक्विन बियरर्स, बर्ड ऑफ टाइम एंड बैंगल सेलर्स, तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। पेलंक्विन बियरर्स हो या बर्ड ऑफ टाइम हो या बैंगल सेलर्स हो या कोई भी और पोएम हो, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसको जो है आप लोग ना लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, क्योंकि RTC क्वेश्चंस में उस पोएम का एक पैराग्राफ जैसे स्टैंजा दे देगा और फिर आपको बोलेगा उसे एक्सप्लेन करने। तो अगर आप लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ोगे नहीं तो उसको एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे, है ना। और ज्यादा कुछ है नहीं, पेलंक्विन बियरर में 2 स्टैंजा है, बर्ड ऑफ टाइम में भी 2 स्टैंजा है, और बैंगल सेलर्स में 4 स्टैंजा है, और काफी इजी पोएम्स है। और मुझे लगता है इसमें से एक दो तो आप लोगों ने अपने 10th या 12th में पढ़ा होगा। तो पेलंक्विन बियरर्स एक्सक्यूज मी। तो पेलंक्विन बियरर्स में क्या है ना कि ये आपका कंपोज हुआ था 1903 में। इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आई थिंक ये 1903 में जो है पब्लिश हुआ था। और इसमें जो है ना आपकी सरोजनी नायडू जो है वो हमारे हमें जो है 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, मतलब उस टाइम की बात कर रही है ये, कि 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग ही हुआ था। तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि पालकी में जो है ब्राइड जाती थी आफ्टर मैरिज। तो उसके बारे में ही जो है ये बात किया। तो इसमें जो है पैलंकिन बियरर्स, देखो पोएम का ही नेम है, तो जो पालकी उठाते हैं ना वहाँ पे ये लोग गाना गाते हुए पालकी को ले जा रहे हैं। ओके। अगर अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको इजी भी लगेगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है, आपको अच्छा भी लगेगा। बर्ड ऑफ टाइम, बर्ड ऑफ टाइम क्या है? तो बर्ड ऑफ टाइम में इन्होंने अपनी खुद की बात की हुई है, सरोजनी नायडू ने खुद को यहाँ बर्ड ऑफ टाइम बोला है। तो फर्स्ट यहाँ पे भी 2 स्टैंजा इस पोएम में भी, ठीक है। और इसमें फर्स्ट स्टैंजा में ये क्वेश्चन पूछती है, फिर उसके आंसर देती है, फिर क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन जो पोएम में पूछा जा रहा है ना, वो लोग उनसे पूछते थे, तो ये उन्होंने ही खुद क्वेश्चन लिखा है उन क्वेश्चंस को और फिर उसका आंसर किया है। तो पहले स्टेंजा में आपको क्या देखने को मिलेगा ना कि वो मतलब किस टाइप की चीजों के बारे में वो लिखती है। और सेकंड स्टेंजा में मिलेगा कि वो कहाँ से इस तरह का आइडियाज लाती है, कहाँ से उनको इस तरह के पोएम का आइडियाज मिलता है, फिर वो उसका आंसर करती है, ठीक है। तो इसमें यही है। और बेंगल सेलर्स में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सरोजनी नायडू जो यहाँ पे वुमेनहुड के बारे में बताती है, वुमेन के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बता रही होती है बेंगल सेलर्स के पोएम के थ्रू, ठीक है, कि बेंगल का कलर चेंज होते जाता है। अब नेक्स्ट यूनिट है आपका निज़्म एजिकल। अब निज़्म एजिकल भी एक पोएट है, तो इनके बारे में भी आप लोग रीड करोगे, पता करोगे।
फिर इनके यहाँ पे दो ही पोएम दी हुई है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड द एंटरप्राइज। ये दोनों ही पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में बताया जाता है कि इनकी जो मदर है उनको एक स्कॉर्पियन काट लेता है एंड फिर कैसे कैसे उन्हें बचाया जाता है, और भी कुछ चीजें इसके बीच में आएगी। ये पोएम थोड़ा बड़ा तो जरूर है बट काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे रीड करोगे तो फ्लो में चलते चले जाओगे। बस मैं यही बोलूंगी कि ऐसा मत करना कि पोएम की समरी सिर्फ पढ़ ली, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, क्योंकि उसके आरटीसी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और समरी, और आप ना पहले क्या करना कि पहले इसकी समरी पढ़ लेना, ठीक है, पोएम की समरी पढ़ लेना। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक से या फिर आपकी जो पीडीएफ है उससे लाइन बाय लाइन पोएम्स को पढ़ना, और लाइन बाय लाइन पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, अवेलेबल है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पोएम है एंटरप्राइज, इसमें दो ही है। फिर यूनिट 3 में आ जाओ तो इसमें आपके ए रामानुजन, इनके बारे में थोड़ा पता करोगे। फिर इनकी भी दो पोएम सिर्फ दी हुई है, लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग और एंड अ रिवर, ठीक है। तो लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग आपका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास मतलब आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप पढ़ लो, ये तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अ रिवर, तो ये आपको पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा लंबा पोएम है बट पढ़ लेना। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको जैसे कि आप अभी ये A1 मंथ है, लेकिन अगर मानो आप इस ही वीडियो को एक दिन पहले देख लो, तो आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं कि आप पूरे लंबे से एकदम पोयम को पूरा रीड करो लाइन बाय लाइन, है ना। तो आप क्या करोगे, आगे के दो स्टेंजा और एटलीस्ट लास्ट के दो स्टेंजा पढ़ लोगे, ठीक है। तो फिर आपका मतलब हो सकता है कि अगर ज्यादातर मैं बोल रही हूँ, हमेशा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है ना कि इग्नू वाले ना फर्स्ट के दो स्टेंजा या फिर लास्ट के दो स्टेंजा से ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतना बड़ा पोएम है तो पॉसिबल नहीं है कि उतना एकदम लाइन बाय लाइन याद रखना, ठीक है। तो ये चांसेस है, बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पूरा पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। तो वही करना है, समरी पहले पढ़ लोगे, उसके बाद से फिर आप अपना जो पोएम है उसको लाइन बाय लाइन रीड करोगे। हाँ, अगर देखो इग्नू का बुक ऐसा है ना कि आप उसके टेक्स्ट में जो दिया हुआ है आप उतना ही सिर्फ पढ़ लोगे, तो आपको एक्स्ट्रा कोई गाइड वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो देखो अगर इग्नू के बुक में आपको इमेजेस दिया हुआ है कि हाँ इस पोएम का इमेजेस है, तो आप उस बुक के से जो है उसके इमेजेस पढ़ लोगे। और अगर किसी पोएम में नहीं दिया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप बस उसकी समरी और पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, दैट्स इट। सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट यूनिट है कमला दास। कमला दास के बारे में तो सब जानते हैं, है ना। ये सरोजिनी नायडू और कमला दास जो है वो काफी कॉमन है, मतलब इनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, ये मेरा मतलब है, ठीक है। सो द ग्रैंड मदर हाउस और ब्लड, तो ये दोनों ही पोएम काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रैंड मदर हाउस के बारे में बात कर रही होती है कमला दास, मतलब वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही होती है, उनके घर के बारे में बात कर रही होती है। फिर नेक्स्ट है वो ब्लड, मतलब ये ब्लड जो है वहां पे होता है ना, जैसे कि, तो ये जो ब्लड है वो मतलब दो लेवल पे चलता है, ठीक है, लिटरल और एलेगोरिकल। तो इन दो लेवल पे हमें ये पढ़ना है, तो आपको इसका थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। ये पोएम थोड़ा बड़ा जरूर है बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये पूरा पढ़ो। बट वही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिर्फ फर्स्ट का मतलब फर्स्ट का जो जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा पढ़ लेना, दैट्स इट। बट अगर आपके पास टाइम है ना तो मैं लिटरली बता रही हूँ पूरा पूरा पोएम पढ़ना सबका, आपको तभी मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने इसकी प्रिपरेशन की है, ओके। सो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि कोई पोएम है और उसके पीछे दिया हुआ है कि इसका स्टाइल या टेक्निक क्या है, तो उसको भी पढ़ोगे। अगर बुक में दिया है दैट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपको वो पढ़ना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक 4। 3 के बाद ब्लॉक 4 में आ जाओगे, और ब्लॉक 4 क्या है, शॉर्ट स्टोरी। दिस इज ऑल्सो इजी। इसमें क्या है, इसमें भी 4 यूनिट्स दिए हुए हैं। पहले आपका इंट्रोडक्शन टू द शॉर्ट स्टोरी है, ये यूनिट बिल्कुल स्किप मत करना, शॉर्ट स्टोरी के बारे में जान लेना। और आई थिंक शॉर्ट स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत मतलब हम लोगों ने उस नोवेल वाले चैप्टर ब्लॉक 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत, है ना, ज्यादा नहीं बट हाँ कुछ हद तक पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा फैमिलियर लगेगा ये यूनिट 1, तो आपके लिए भी अच्छा है ये। तो यूनिट 1 स्किप नहीं करेंगे, इसका कोई भी यूनिट स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 में क्या आपका द लॉस्ट चाइल्ड है, मुल्कराज आनंद की पोएम है। और इसमें क्या होता है, एक बच्चा खो जाता है, और ये जो स्टोरी है ना काफी इंटरेस्टिंग सी है। और या सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि शॉर्ट स्टोरी है, अगर पढ़ रहे हो आप तो उसका राइज पढ़ लेना कि शॉर्ट स्टोरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, एक रीडिंग जरूर डाल लेना उस पर। और बाकी जो है प्लॉट कैरेक्टर्स ये सब के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हम लोगों ने ब्लॉक 2 में ऑलरेडी कवर कर रखा है।
तो यूनिट 2 वाला जो चैप्टर है ना, उसको पढ़ के आपको काफी अच्छा सा लगेगा। मतलब वो बच्चा जो है मेले में जाता है, अपने मम्मी पापा से कुछ कुछ मांगते रहता है, वो फिर अचानक से उस मतलब वो कहीं खो जाता है, ठीक है, फिर वो किसी और पर्सन को मिलता है। तो मतलब इस तरह से ये स्टोरी दी गई है कि पहले वो बच्चा जो है दूसरी चीजों के लिए अपने मम्मी को या पापा को बोल रहा था, और जब वो पाता है कि उसके मम्मी पापा अब नहीं, मतलब कहीं खो गया है वो, अब उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है, तो फिर अब जो दूसरा पर्सन उसे लेके आता है उसको कितना कुछ वो बोलता है कि कुछ खा लो या कुछ टॉय दिला देता हूँ, बट उसको उस टाइम वो सारी चीजें नहीं चाहिए थी जो वो पहले जिसके लिए वो बोला था कि मुझे ये चाहिए, मुझे गार्डन चाहिए, मुझे स्वीट्स चाहिए, मुझे टॉय चाहिए। तो अब वो उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे अपने मदर और फादर चाहिए होते हैं। बट इसमें एक चीज ये होता है ना कि लास्ट में ये पता नहीं चल पाता कि वो जो लॉस्ट चाइल्ड है वो अपने मदर फादर से मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता। तो आप इस स्टोरी का क्या देखोगे, एक तो सरफेस लेवल में पढ़ लोगे इसको, एक डीपर लेवल पे ध्यान दोगे, ठीक है, कि उसका सरफेस लेवल क्या है इस स्टोरी का और इसका डीपर लेवल क्या है, ठीक है। और ये डीपर लेवल को हम लोग मेटाफिजिकल लेवल भी बोलते हैं। तो ये आपका जो है लॉस्ट चाइल्ड है ये। फिर आपके बुक में अगर बैकग्राउंड दिया हुआ है, प्रोज स्टाइल दिया हुआ है, तो वो सब जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर बुक में दिया हुआ है दैट मीन्स वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक रीडिंग डाल लेना ताकि आपको जो है अपने खुद से आंसर बनाकर लिख पाओ। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 है द अदर वुमन। अदर वुमन बाय दीना मेहता। फिर वही करोगे, सारे जितने भी आपके राइटर हैं उन सबके बारे में पता करोगे, उसके बाद उसका जो स्टोरी है उसकी समरी देखोगे। अगर बुक में कहीं आपको प्रोज स्टाइल वगैरह इंटरप्रिटेशन करके ऐसे करके दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन टाइप समरी टाइप समझ लो उसका, ठीक है, मीनिंग दिया होता है उस टेक्स्ट में, तो वो करोगे, ठीक है। अब आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे द लॉस्ट चाइल्ड है, उसके जो कैरेक्टर्स है ना उसके बारे में आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कि कौन सा कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में कुछ एलैबोरेट करके नहीं दिया हुआ है कि ये कैरेक्टर्स है, ये और ये बच्चा ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी समरी पता करो। बट वही अगर हम लोग द अदर वुमन की बात करें तो इसमें आपके बुक में कैरेक्टर्स दिया हुआ है अलग से, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है उसे रीड करोगे, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ आ गया हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि किस तरह से, जैसे कि किसी चैप्टर में जो है या किसी स्टोरी का करेक्टर अगर आपके बुक में नहीं दिया हो तो आपको पढ़ने का नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है स्विमिंग लेसन बाय रोहिंटन मिस्त्री। तो ये भी आपका जो है यूनिट 4 भी आपको पढ़ना है। तो यही है, ब्लॉक 3 और 4 बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, उसको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे तीनों ही इसका शॉर्ट स्टोरी का तो काफी कम चांसेस है, बट ब्लॉक 3 में ना तीनों सेक्शन से आने का चांसेस है। ब्लॉक 4 की अगर बात करें तो सेक्शन बी और सी दोनों में ही आ सकता है। और आप देख रहे हो ना काफी इजी है, ये दोनों ही ब्लॉक काफी इजी है और ज्यादा मार्क्स जो है आपके ऑब्टेन हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लॉक 2। अब देखो ब्लॉक 2 हो या ब्लॉक 1, इसको आप उन दोनों ब्लॉक के बाद कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक 3 4 कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप ब्लॉक 1 या 2 में से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं पीछे से ही चल रही हूँ, ठीक है, तो ब्लॉक 2 में क्या था, बाइंडिंग वाइन। बाइंडिंग वाइन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। पूरा ब्लॉक का जितना भी कुछ दिया हुआ है इसके बारे में मैंने पहले ही उस पे सेशंस कर रखे हैं, ब्लॉक 1 2 आपका पूरा कंप्लीट है। तो यही है, यूनिट 1 में क्या इंट्रोडक्शन है, नोवेल के बारे में पता करोगे, फिर वो क्या है, उसके टाइप्स क्या है, टेक्निक वगैरह कुछ कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब। फिर बाइंडिंग वाइन की समरी और एनालिसिस है, उसके थीम्स और कैरेक्टराइजेशन तो गलती से भी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लॉक 1 आ गया टाइगर फॉर मालगुडी, तो द इंडियन इंग्लिश नोवेल हो गया, इसके बारे में पता करोगे, इसके बारे में तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। फिर टाइगर फॉर मालगुडी के बारे में डिटेल्ड समरी अच्छे से देखोगे, एनालिसिस करोगे, स्टाइल एंड कैरेक्टराइजेशन। जैसा मैंने बताया अगर बुक में स्टाइल और कैरेक्टराइजेशन के बारे में दिया हुआ है दैट मीन्स आपको वो स्किप नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने सारे ब्लॉक्स को कवर कर सकते हो। मतलब वही है कि ब्लॉक आपको सारे कवर करने हैं, बट सबसे पहले वो ब्लॉक कवर करो जो ज्यादा मार्क्स गेन कर रहा है, ठीक है, जो ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है। अब देखो क्या है, मानो आप एक दिन पहले तैयारी कर रहे हो तो ज्यादातर क्या होता है ना कि एक ना एक ब्लॉक छूट जाता है अगर आप एक दिन पहले प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कौन सा ब्लॉक ऐसा है जिसे लास्ट में पढ़ो या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ो तो चल जाएगा। तो देखो वैसे तो सारे ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, बट ब्लॉक 3 और 4 आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि उससे तीनों सेक्शन में क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने पहले भी बोला है।
ब्लॉक 1 या 2 में से कोई एक जरूर छोड़ सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप एक भी ब्लॉक छोड़ रहे हो तो बाकी के जो 3 ब्लॉक है उसको इस तरह से पढ़ना होगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन उससे पूछा जाए और आप उसका आंसर कर पाओ। और अगर आप चाह रहे हो कि कुछ कुछ ब्लॉक, जैसे कि 4 ब्लॉक है और हर ब्लॉक से कुछ कुछ स्किप कर रहे हो, तो आपको चारों ब्लॉक पढ़ना होगा। बट अगर आप 3 ब्लॉक को इतने अच्छे से पढ़ रहे हो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो आप एक ब्लॉक छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ब्लॉक 3 और 4 नहीं छोड़ सकते। ब्लॉक 2 या फिर ब्लॉक 1, इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक आप छोड़ सकते हो। बट मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ब्लॉक छोड़ भी रहे हो ना, तो एटलीस्ट समरी जरूर देख लेना, ठीक है, उससे आपका हेल्प हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ तो रिलेटेबल लिख ही लोगे। अब सपोज कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, बट उसके बारे में कुछ रिलेवेंट आपको कुछ पता है उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, उस चैप्टर के बारे में आपको पता है, तो आप क्या करोगे, उससे रिलेवेंट आंसर लिखोगे, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो उसमें जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। उससे रिलेवेंट आंसर लिखो, बट क्वेश्चन मत छोड़ो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नहीं पता है तो उससे रिलेवेंट ही लिख दो। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आओगे, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और एटलीस्ट आपको, देखो, एटलीस्ट आपको 20 से ज्यादा पेज भरने हैं, ठीक है। 22, 23 जितने भी हो, आपको 20 से ज्यादा पेज भरने हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और ही लिख के आ जाओ, रिलेवेंट आंसर होने चाहिए, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। और वही है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कह लो तो बोनस। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको उस पर फुली डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं मुझे पहले से क्वेश्चंस पता है और इस तरह के सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। बट हाँ, आपको इस तरह से एक आइडिया जरूर मिल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो वही है कि फुली डिपेंडेंट नहीं रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव डिटेल समरी ऑन द टाइगर फॉर मालगुडी। टाइगर फॉर मालगुडी का समरी देना है। आप लोगों को स्टोरी पता है, आप लोग खुद से भी समरी बनाकर लिख सकते हो। डिस्कस अबाउट द ओरिजिन एंड राइज ऑफ द नोवेल। अभी जस्ट मैंने शायद किसी ब्लॉग में बताया कि नोवेल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, उन सबका राइज या ओरिजिन आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो 3 मेजर थीम्स प्रेजेंट इन शशि देशपांडे's नोवेल द बाइंडिंग वाइन। यहाँ पे आपके 3 कुछ मेजर थीम्स दिए हुए हैं बाइंडिंग वाइन के, उसको आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। और इसको हम लोग ऑलरेडी ब्लॉक 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो चेक माई प्लेलिस्ट। डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स इन द अदर वुमेन। अब अदर वुमेन का जो है कैरेक्टर जो है आप लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब देखो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी बुक में आपका, मतलब इग्नू के बुक में अगर कहीं पे आपको कैरेक्टर्स पूरा अच्छे से बताया गया है, उस कैरेक्टर का नाम है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, दैट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों के साथ जो द अदर वुमेन है ना, उसमें आप लोगों का कैरेक्टर्स बताया हुआ है, तो उन कैरेक्टर्स को अच्छे से देख लेना, ठीक है। What are the 5 elements of the novel? Trace the 4 different stages of the tiger's life as 4 stages हो या summary हो, सेम ही थिंग है, ठीक है। 4 स्टेजेस में वही है कि आप लोग को अलग अलग करके बताना हो कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में टाइगर के साथ क्या हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, फोर्थ स्टेज में क्या हुआ। समरी का भी कुछ वैसा ही है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डिमॉन्स्ट्रेट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये क्या है, पोएट्री सेक्शन से है, ठीक है। इसको अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। राइट अ नोट ऑन द नैरेटिव टेक्निक इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। टाइगर फॉर मालगुडी का नैरेटिव टेक्निक जो है आप लोगों को अच्छे से बताना है। फिर व्हाई डू यू थिंक कैरेक्टराइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग शॉर्ट्स। ये सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से कवर कर रखा है। ब्लॉक 1 और 2 का ना ज्यादातर चीज आप, अगर आपने ब्लॉक और 1 और 2 आप लोगों ने मेरी वीडियो से पढ़ा होगा, तो आप लोग ब्लॉक 1 2 के जितने भी क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट सबके आंसर कर पाओगे। अगर आप लोगों ने अटेंटिवली सुना है तब तो सारे के कर पाओगे। लेकिन अगर होता है ना कि मतलब ध्यान इधर उधर हो गया, वीडियो स्किप कर दिया, तो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोग कर ही पाओगे। व्हाई डू यू थिंक करेक्ट, आई थिंक ये हो गया, ये हो गया। डिस्कस उर्मिस एक्सपीरियंस विद हर ओन मैरिज। ये भी आप लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम अ रिवर बाय ए के रामानुजन। ये एनालाइज है तो आपको इसकी समरी पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। Why was मीरा अनहैप्पी व्हेन हर, हाँ तो ये इसके बारे में भी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ब्लॉक 1 और 2 ना आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। थ्रू हिज शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड आनंद। ये देखो ये आपका फिर ब्लॉक
4 से आया, यस ब्लॉक 4 से है, प्रोज सेक्शन है ये, द लॉस्ट चाइल्ड। इसका समरी देखोगे, ट्रेस द ओरिजिन ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश एंड कमेंट ब्रीफली। इंडियन पोएट्री का जो ओरिजिन है उसके बारे में पता करोगे, बुक में दिया हुआ है। डिस्कस ह्यूमर, स्टाइल एंड आयरनी इन टाइगर फॉर मालगुडी विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। शकुताई एंड उर्मीज रिलेशनशिप इन अ बाइंडिंग वाइन। अब क्या करोगे इसमें, शकुताई के बारे में बताओगे, उर्मी के बारे में बताओगे, वो लोग कहाँ मिले थे, पहले उनका बिहेवियर कैसा था, फिर बाद में कैसा हो गया, शकुताई उर्मी को ट्रस्ट करती थी, उर्मी शकुताई की हेल्प करती थी। इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। डीपर मीनिंग ऑफ अ लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड का डीपर मैंने पहले बता दिया है। लॉस्ट चाइल्ड का डीपर मीनिंग हो, सरफेस मीनिंग हो, इन दोनों के बारे में आप लोगों को रीड करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम ब्लड, वही आप लोगों को इस पोएम जो ब्लड है इस पोएम का इंटरप्रिटेशन करना है। समरी भी लिख दोगे ना तो उसमें चलेगा। डिस्कस अ टाइगर फॉर मालगुडी एज एन एलेगरी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एनालाइज द बाइंडिंग लाइन एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये अच्छे से देखना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अटेम्प्ट अ करेक्टर स्केच ऑफ विमला फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द अदर वुमन, विमला के बारे में आपको बताना है, आपके बुक में आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, आप उसको एक बार रीड करोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले मैं बार बार बोल रही हूँ, पोएम हो या प्रोज हो उसकी सबसे पहले समरी देखोगे, उसके बाद टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब समरी देख लोगे ना एक बार तो फिर आपको एक इंटरेस्ट आ जाएगा उस चीज में, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम अ रिवर बाय, आई थिंक ये अभी जस्ट हो गया है। क्रिटिकली ये 2 बार मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, ये 2 बार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अ डिटेल नोट ऑन नारायण प्रोज स्टाइल एज सीन इन अ टाइगर फॉर मालगुडी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्लॉट एंड टेक्निक ऑफ द नोवेल द बाइंडिंग लाइन, ये भी सब कुछ डिस्कस है। ब्लॉक 1 2 का ना जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है सब कुछ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ह्यूमर इन द अदर वुमन, ये आपको ब्लॉक 4 से क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना, इसकी वाइफ और इसके हस्बैंड के बीच में लड़ाई होते रहता है, ठीक है। इसकी वाइफ जो है हमेशा अपने हस्बैंड पे डाउट करती रहती है, शक करती रहती है, और फिर लास्ट में कुछ ऐसा होता है, मतलब थोड़ा फनी सा है ये स्टोरी। इसके हस्बैंड को इंसोम्निया होता है और वो कुछ स्टोरीज वगैरह लिखता है, मतलब अच्छा स्टोरी है ये, आपको ह्यूमरस लगेगा थोड़ा। कैरेक्टर स्केच ऑफ मास्टर इन टाइगर फॉर मालगुडी, मास्टर का कैरेक्टर स्केच भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है ब्लॉक 1 का। डिस्कस बोथ सरफेस एंड डीपर मीनिंग ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, आई थिंक ये डीपर मीनिंग वाला पीछे आया था बट इसमें देखो दोनों दिया हुआ है, सरफेस और डीपर मीनिंग बोथ है इसमें, तो दोनों देखोगे। डिस्कस द थीम ऑफ द एंटरप्राइज बाय निजम म्यूजिकल, एंटरप्राइज जो पोएम है इसका वही है। समरी अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप एक रीडिंग में टेक्स्ट को एक बार रीड करोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा, बार बार उसको देखना नहीं पड़ेगा आपको। Why is it important for the protagonist to learn swimming in the story swimming lessons? तो इसकी समरी पढ़ोगे, आप ये सोचो ना प्रोटैगनिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, उसकी समरी पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत होगी ही नहीं। बट अगर आपके पास टाइम है ना तो टेक्स्ट जरूर पढ़ना, मैं बस यही सजेस्ट कर रही हूँ। सो आई होप दिस स्ट्रेटेजी वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो दिस इज ऑल इट। मैं बार बार ये बोल रही हूँ इस क्वेश्चन पे फुली डिपेंडेंट मत रहना, ये आप समझ लो कि आपको एक प्लस पॉइंट मिला है, लेकिन आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ना होगा, ठीक है। अब उस टेक्स्ट का आप एक चीज ध्यान रखोगे कि उसका जो सब टाइटल हो या जो टाइटल हो ना उसको, उसका जो नेम है वो अच्छे से याद रखना। So besties, now this is the end of this video and I hope this strategy video is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe the channel, and yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join the Telegram channel, there you will get updated with the notices of IGNOU and anxiety को अपने बिल्कुल भी आसपास नहीं आने देना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है and मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, I trust you। और बीजीसी 103 तो काफ़ी इजी है और बाकी के सब्जेक्ट में भी आप लोग बहुत अच्छा करोगे, आई नो दैट। थोड़ी सी मेहनत करनी है और बस आपका काम हो जाएगा, और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो BGC 101। Until then, take care, bye bye, keep smiling.